सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए बर्बर आतंकवादी हमले में सूत्रों के हवाले से 26 पर्यटकों की मौत हो गई है। पर्यटकों पर हुए इस हमले को लश्कर तैयबा से जुड़े टीआरएफ ने अंजाम दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की यात्रा को बीच में ही खत्म कर स्वदेश लौट आए हैं। स्वदेश वापसी के तुरंत बाद ही पीएम मोदी ने हवाई अड्डे पर ही आतंकी हमले के मद्देनजर स्थिति पर बैठक की। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ बैठक कर आतंकी हमले की स्थिति के बारे में जानकारी हासिल की। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पीएम मोदी ने दुख व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने कहा कि इस हमले में जो भी शामिल है उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकियों का नापाक मकसद कभी सफल नहीं होगा। पहलगाम में पर्यटकों पर हमले को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर कहा कि पहलगाम में पर्यटकों पर हुआ आतंकवादी हमला चौंकाने वाला और दर्दनाक है। ये एक नृशंस और अमानवीय कृत्य है जिसकी स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए। पहलगाम हमले को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दुख जताते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है। गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम में पर्यटकों पर कायराना आतंकी हमले के बाद श्रीनगर में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। गृह मंत्री आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ पहलगाम में घटनास्थल पर जाएंगे। वे आतंकी हमले के प्रत्यक्षदर्शियों से बात कर सकते हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि वो उपचार करा रहे घायलों को देखने अस्पताल भी जाएंगे। इस घटना में शामिल आतंकवादियों को पकड़ने के लिए सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और जम्मू कश्मीर पुलिस संयुक्त रूप से अभियान चला रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए अनंतनाग पुलिस ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। साथ ही संपर्क नंबर भी जारी किए गए हैं। श्रीनगर और अनंतनाग में आपातकालीन सहायता डेस्क बनाया गया है जो 24 घंटे काम करेगा। इसके अलावा श्रीनगर के अपर उपायुक्त का हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले की जांच करेगी। सूत्रों के अनुसार एनआईए की एक टीम आज पहलगाम में घटनास्थल पर पहुंचेगी। आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिजन इस वक्त सदमे में हैं। ओडिशा के बालासोर निवासी प्रशांत सतपथी भी इस हमले में मारे गए हैं। मृतक के भाई ने कहा कि उनके परिवार के कुछ सदस्य कश्मीर घूमने गए थे और इसी दौरान ये हादसा हुआ। आतंकी हमले में महाराष्ट्र के पनवेल निवासी दिलीप देसले की मौत हो गई है। इस घटना से पूरे परिवार में शोक की लहर है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के विरोध में घाटी के व्यापार और पर्यटन संगठनों ने आज कश्मीर बंद की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर में कई धार्मिक संगठनों ने भी बंद का समर्थन किया है। व्यापारिक संगठनों और समाज के विभिन्न वर्गों के द्वारा भी बंद का आह्वान किया गया है। जम्मू कश्मीर के अखनूर के खोड़ गांव में स्थानीय लोगों ने पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में स्थानीय लोगों ने पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ विरोध व्यक्त किया। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के खिलाफ श्रीनगर में स्थानीय लोगों ने
मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रकट किया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में स्थानीय लोगों ने पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ कैंडल मार्च के माध्यम से अपना विरोध जताया। पहलगाम में पर्यटकों पर हमले को लेकर जम्मू कश्मीर के डोडा में स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अखनूर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस द्वारा वाहनों की चेकिंग की जा रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमले के बाद दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी पहलगाम हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा, पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले की निंदा करता हूं। हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है। पहलगाम हमले को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि निर्दोष नागरिकों पर हमला कायरतापूर्ण और अत्यंत निंदनीय है। पहलगाम हमले को लेकर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि हम एक राष्ट्र के रूप में दुख की इस घड़ी में आतंकवाद को हराने के अपने अटूट संकल्प के साथ एक साथ खड़े हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की है। उपराज्यपाल ने कहा कि इस घिनौने कृत्य के दोषियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उपराज्यपाल ने कहा कि आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया गया है। पूरा देश गुस्से में है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहलगाम हमले के बाद अमेरिका पेरू की अपनी आधिकारिक यात्रा को बीच में ही छोड़कर भारत लौट रही हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बारे में वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कठिन और दुखद समय में अपने लोगों का साथ देने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री जल्द से जल्द उपलब्ध उड़ान से भारत वापस आ रही हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर कहा कि बहुत ही दुखद घटना है। हमारी सेना चुन चुनकर इन राक्षसों का खात्मा करेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले पर कहा कि दुश्मनों को छोड़ा नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले पर कहा कि हम इसका संज्ञान ले रहे हैं। ये बहुत कायराना हरकत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर कहा कि हम हमले की निंदा करते हैं। ये जम्मू कश्मीर के विकास यात्रा को रोकने की कोशिश है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये आतंकी हमला पाकिस्तान की साजिश है। इसी कड़ी निंदा करता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई अडिग है। भाजपा नेता रविंदर रैना ने कहा कि इस हमले में जो भी गुनहगार हैं उन्हें सजा दी जाएगी। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह हमला देश की एकता और अखंडता पर प्रहार करने का दुस्साहस है। एयर इंडिया ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद श्रीनगर से दिल्ली और मुंबई के लिए 2 अतिरिक्त उड़ानों की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर दुनिया भर से कड़ी निंदा हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में निर्दोष लोगों की मौत पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की।
राष्ट्रपति ट्रंप ने इस जघन्य हमले के दोषियों को न्याय के दायरे में लाने के लिए भारत का पूरा समर्थन किया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक्स पर लिखा, उषा और मैं भारत के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि वो पहलगाम में हुए बर्बर आतंकवादी हमले से बहुत दुखी हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आतंकी हमले की निंदा के साथ ही सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। ईरान ने भी इस आतंकी घटना की कड़ी निंदा की है। भारत में ईरान के दूतावास की सोशल मीडिया पोस्ट में इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि इटली प्रभावित परिवारों, घायलों, सरकार और सभी भारतीय लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की श्रीलंका ने कड़ी निंदा की है। श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने कहा कि श्रीलंका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार और लोगों के साथ दृढ़ एकजुटता से खड़ा है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद एक्सेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत। खबरों में बढ़ते हैं आगे। संयुक्त अरब अमीरात ने भी पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करके सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर करने के मकसद से हिंसा और आतंकवाद के सभी रूपों को स्थायी रूप से अस्वीकार करते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि कश्मीर में हुआ भयानक आतंकवादी हमला अत्यंत विनाशकारी है। मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों, उनके प्रियजनों और भारत के लोगों के साथ है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि हमारी संवेदनाएं पीड़ितों के परिवारों के साथ है और हम सभी घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। उन्होंने भारत के लोगों के प्रति संवेदना जताई है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पहलगाम में आतंकवादी हमले के पीड़ितों के प्रति गहरी संवेदना जताई है। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने जम्मू कश्मीर में हुए जघन्य आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया कि भारतीय मानक ब्यूरो ने 2025-26 के लिए मानकीकरण के क्षेत्र में अपने साझेदार संस्थानों के 500 छात्रों के लिए इंटर्नशिप घोषणा की है। आरबीआई ने नई लिक्विडिटी कवरेज रेशियो गाइडलाइंस जारी की है, जिसके तहत बैंकों को 1 अप्रैल 2026 से इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग इनेबल्ड रिटेल और स्मॉल बिजनेस कस्टमर डिपॉजिट पर 2.5% का अतिरिक्त रन ऑफ रेट आवंटित करना होगा। नई गाइडलाइंस में अन्य कानूनी संस्थाओं से होलसेल फंडिंग की संरचनाओं को भी तर्कसंगत बनाया गया है। नतीजतन ट्रस्ट, शैक्षणिक, धर्मार्थ और धार्मिक पार्टनरशिप, एलएलपी आदि जैसी गैर वित्तीय संस्थाओं से फंडिंग पर वर्तमान में 100% की तुलना में 40% की कम रन ऑफ रेट लागू होगी।
रियल एस्टेट सेक्टर में संस्थागत निवेश इस साल जनवरी से मार्च अवधि में बढ़कर 0.81 अरब डॉलर हो गया है। इसमें सालाना आधार पर 47% का इजाफा हुआ है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि खादी एवं ग्रामोद्योग वस्तुओं का उत्पादन पिछले 11 वर्षों में 26,109.07 करोड़ रुपए से वित्त वर्ष 2024-25 में करीब 4 गुना बढ़ गया है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत 2024-25 के दौरान निजी क्षेत्र के अंशदाता नामांकन में 12 लाख से अधिक की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इससे मार्च 2025 तक कुल ग्राहक संख्या 165 लाख से अधिक हो गई है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर देश के 6 राज्यों में महिला कॉलेजों में 30 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करके महिलाओं के लिए AI करियर शुरू किया। केंद्रीय नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमताओं में बड़ी प्रगति की राह खोलते हुए राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान ग्वालपहाड़ी बंधवारी हरियाणा में PV मॉड्यूल परीक्षण और मापन प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाने वाली भारतीय कंपनी एथर एनर्जी ने IPO के लिए सेबी के पास रिवाइज्ड ड्राफ्ट पेपर्स फाइल कर दिए हैं। IPO में फ्रेश इश्यू के जरिए 2,626 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाने वाली कंपनी ओला के महाराष्ट्र में 121 स्टोर्स बंद होंगे। महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट विभाग ने लोकल RTO को इन्हें बंद करने के निर्देश दिए हैं। एयरटेल और अडानी समूह की कंपनी के बीच बड़ी डील हुई है। भारतीय एयरटेल का कहना है कि वो कंपनी सब्सिडरी कंपनी भारतीय हेक्साकॉम लिमिटेड के साथ मिलकर अडानी डेटा नेटवर्क्स के पूरे 400 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के उपयोग का अधिकार हासिल करेगी। एयर इंडिया लिमिटेड अमेरिकी कंपनी बोइंग के उन विमानों को खरीदने पर विचार कर रही है जिनके शिपमेंट को चीनी एयरलाइन कंपनियों ने लेने से इनकार कर दिया है। चालू वित्त वर्ष में सीमेंट सेक्टर की वृद्धि दर 6.5 से 7.5% के बीच रह सकती है। इसकी वजह इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मंत्रालयों का बजटीय आवंटन बढ़ाना और सामान्य से अधिक मानसून की संभावना का होना है। एरिक्सन एंटीना सिस्टम भारतीय बाजार के लिए अपने पैसिव एंटीना के पूरे उत्पादन का जून तक स्थानीयकरण करने की योजना बना रही है। दूरसंचार उपकरण विनिर्माता ने ये जानकारी दी है। ये काम विविडियन टेक्नोलॉजीज के सहयोग से किया जाएगा। देश में हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाले वाहनों के बड़े स्तर पर इस्तेमाल की व्यवहारिकता तलाशने के लिए हुंडई मोटर इंडिया ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने नए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में भारत के वित्त वर्ष 26 के लिए विकास दर का अनुमान 6.2% कर दिया है। गाजा में मंगलवार को इजरायल के हमले में करीब 14 लोग मारे गए। इसी के साथ इजरायली सेना ने मलबा हटाने के लिए अन्य देशों द्वारा गाजा में भेजे गए बुलडोजरों और अन्य भारी उपकरणों को भी नष्ट कर दिया। रोमन कैथोलिक कार्डिनल्स ने फैसला किया है कि पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार शनिवार को सेंट पीटर्स स्क्वायर में होगा। लंबी बीमारी के बाद 88 वर्षीय पोप फ्रांसिस का सोमवार को स्ट्रोक और कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया था। दक्षिणी पाकिस्तान में एक तेज रफ्तार वैन खाई में गिर गई। हादसे में महिलाओं और बच्चों समेत कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई है और 30 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक को लगभग 13,500 करोड़ रुपए का चूना लगाकर वर्ष 2018 से भारत से फरार हुआ मेहुल चौकसी की जमानत याचिका बेल्जियम की एक अदालत ने खारिज कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को कोर्ट से झटका लगा है। संघीय न्यायाधीश ने मंगलवार को वॉइस ऑफ अमेरिका को बंद करने के ट्रंप प्रशासन के फैसले पर रोक लगा दी है।
भारत 25 से 27 अप्रैल तक इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। इसमें 21 एशियाई देशों के कुल 170 खिलाड़ी और 40 तकनीकी अधिकारी और 30 टीम मैनेजर और कोच भाग लेंगे। इंडियन प्रीमियर लीग में आज होने वाले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच हैदराबाद में खेला जाएगा। मुंबई इंडियंस की टीम ने अब तक 8 मैच खेले हैं, जिसमें टीम को 4 में जीत और 4 में हार मिली है। टीम के 8 अंक हैं और टीम अंक तालिका में 6ठे स्थान पर मौजूद है। भारत के आइस स्टॉक विश्व चैंपियनशिप में आदिल ने इस साल ऑस्ट्रिया में आयोजित हुई आइस स्टॉक विश्व चैंपियनशिप में देश के लिए कांस्य पदक जीता। कोटा में अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता मंगलवार को समाप्त हो गई। समापन समारोह में केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से मौजूद रहीं। इस मौके पर राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष राजीव दत्ता ने उनका स्वागत किया। ये पहली बार रहा जब राजस्थान ने कुश्ती की अंडर 20 प्रतियोगिता की मेजबानी की है। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज पूर्व सलामी बल्लेबाज माइकल स्लैटर को 4 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। स्लैटर को यह सजा घरेलू हिंसा के आरोपों में दोषी साबित होने के चलते मिली है। स्लैटर की गिनती ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में होती रही है। 1993 से 2001 के बीच 74 टेस्ट मैचों में ऑस्ट्रेलिया का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। केएल राहुल आईपीएल में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज ने मंगलवार को लखनऊ सुपर जायंट्स पर दिल्ली कैपिटल्स की 8 विकेट की जीत के दौरान ये उपलब्धि हासिल की है। दिल्ली कैपिटल्स ने 2 विकेट के नुकसान पर 161 रन बनाए। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 159 रन बनाए। एक्टर अनुपम खेर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए कहा, पहलगाम में हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ है। हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया है। अक्षय कुमार ने पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है और पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले की खबर सुनकर स्तब्ध हूं। इस तरह से निर्दोष लोगों की हत्या करना सरासर दुष्टता है। सोनू सूद ने कहा कि कश्मीर के पहलगाम में बेगुनाह टूरिस्ट पर कायरता के साथ आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। सभ्य दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और ये कायरता वाली हरकत अस्वीकार है। आहान पांडे की आगामी फिल्म का नाम सैयारा 18 जुलाई को सिनेमाघरों में ये फिल्म रिलीज होगी। नानी की एक्शन ड्रामा फिल्म हिट 3 1 मई को रिलीज के लिए है तैयार। रिलीज से पहले जारी हुआ नानी का एक और पोस्टर। फिल्म L2 एम्पुरान थिएटर्स में रिलीज होने के बाद अब OTT पर 24 अप्रैल को दस्तक देने वाली है। सैफ अली खान की फिल्म ज्वेल थीफ 25 अप्रैल को OTT पर स्ट्रीम होगी। फिल्म में जयदीप अहलावत और कुणाल कपूर भी मुख्य भूमिका में है। इमरान हाशमी की फिल्म ग्राउंड जीरो में फौजी का किरदार अदा करते हुए नजर आएंगे। फिल्म 25 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। चियान विक्रम एस.जे. सूर्या की फिल्म वीरा धीरा सुरन पार्ट 2 भी OTT पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार है। फिल्म 24 अप्रैल को स्ट्रीम होगी।
सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव 25 अप्रैल को OTT पर होगी स्ट्रीम। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की फिल्म परम सुंदरी 25 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। अभिनेता सूरी की अपकमिंग फिल्म मामन 16 मई को दुनिया भर में रिलीज होगी। फिल्म में जयप्रकाश, राजकिरण और ऐश्वर्या लक्ष्मी अहम भूमिकाओं में हैं। इरफान खान, दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म पीकू 9 मई को री रिलीज होगी। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।